नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं आवाज समाचार। शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। सोने में तेजी का सिलसिला जारी, नए शिखर पर पहुंचा सोना। M6 पर पहली बार भाव 56,500 के पार निकला। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार में दबाव, मेटल, ऑटो, इंफ्रा स्टॉक्स में बिकवाली, रियल्टी, फार्मा स्टॉक्स पर दबाव। सेंसेक्स 168, निफ्टी 62 अंक गिरा। बजट में हो सकता है हाइड्रोजन ट्रेनों का ऐलान, वहीं एथेनॉल वाली गाड़ियों को मिल सकता है बजट बूस्ट। आवाज एक्सक्लूसिव। जजों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट और सरकार में नहीं थम रही तकरार। रिजिजू ने चिट्ठी लिखकर कहा कॉलेजियम में रखा जाए सरकार के प्रतिनिधि। अरविंद केजरीवाल ने बताया खतरनाक कोशिश। ₹40,000 अग्निवीरों का पहला बैच तैयार, जल, थल और गगन में भरेंगे हुंकार। प्रधानमंत्री मोदी ने की वीरों से बात। वन 1.4 डिग्री पर ठिठुरा दिल्ली और अगले 2 दिन रहेगी प्रचंड ठंड। मौसम विभाग ने कहा 18 जनवरी के बाद तापमान में होगा सुधार। और दिल्ली में आज बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है। इससे पहले दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेगा रोड शो किया। पीएम मोदी का रोड शो पटेल चौक से शुरू होकर एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर पर खत्म हुआ। इसके बाद अब बीजेपी की बैठक शुरू हो रही है और बीजेपी की बैठक 2 दिन तक चलेगी। दरअसल भाजपा ने, ये भी कह सकते हैं कि भाजपा ने 2023 में होने वाले 9 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव हैं उसकी तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि आज की जो ये बैठक है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, वो मंगलवार यानी 17 जनवरी तक चलेगी। और मीटिंग शुरू होने से पहले पीएम मोदी ने एक मेगा रोड शो ऑलरेडी किया है, जो हो चुका है। और इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, जो सभी महासचिव हैं वो, साथ ही बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी प्रदेशाध्यक्ष और बाकी जो पदाधिकारी हैं वो शामिल होंगे। और इससे पहले भाजपा हेडक्वार्टर में हमने देखा सुबह जो नड्डा हैं उनके पदाधिकारियों के साथ एक बैठक ऑलरेडी हो चुकी है। अब देखना होगा कि इस मीटिंग में मंथन क्या होगा। हमारे साथ आलोक मौजूद भी रहेंगे थोड़ी देर में कुछ डिटेल्स के साथ। लेकिन रोड शो के बाद जो ये कार्यकारिणी की जो बैठक शुरू हो रही है, इसमें 9 राज्यों के विधानसभा जो चुनाव की जो स्ट्रैटेजी रहेगी वो बनाई जाएगी, ऐसा लग रहा है। लेकिन कांग्रेस ने पीएम मोदी के इस रोड शो पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा है कि पीएम मोदी भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से परेशान है, इसलिए रोड शो कर रहे हैं। उन्होंने इस रोड शो को इवेंट मैनेजमेंट बताया। ये भारत जोड़ो यात्रा का असर है उन पर। हम लोग यहाँ 122 दिन से कन्याकुमारी से रोज 23-24 किलोमीटर चल रहे हैं और आज कुछ 2-3 घंटे के लिए एक छोटा सा रोड शो प्रधानमंत्री ने निकाला है, ये दिखाने के लिए कि वो अभी भी लोकप्रिय हैं। उनके लिए तो ये रोड शो इवेंट मैनेजमेंट है। आलोक प्रियदर्शी हमारे साथ मौजूद हैं, आलोक के पास चलते हैं। आलोक, प्रधानमंत्री मोदी के मेगा रोड शो के बाद अब ये एक बड़ी बैठक शुरू होने वाली है, क्या अपडेट है? क्या ये मीटिंग शुरू हो चुकी है? क्या एजेंडा रहेगा इस मीटिंग का? कौन कौन शामिल हो रहा है? आलोक, क्या आप सुन पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, हाँ जी बताइए दीपाली। जी आलोक, बताइए क्या एजेंडा रहेगा इस मीटिंग का? बिल्कुल, देखिए, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो यहाँ पर रोड शो शुरू होने वाला था 3:40 से शुरू होगा और जहाँ पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी का वेन्यू है एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर, वहाँ तक जाएगा। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि दिल्ली के जितने भी चौराहे हैं और जितने भी गोल चक्कर हैं वहाँ पर इसी तरह के बड़े बड़े होर्डिंग और कटआउट्स लगाए गए हैं बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी को लेकर। और जैसे बता दूं कि ये जो बैठक है ये काफ़ी अहम है इस लिहाज से, क्योंकि आगे जो 9
लोकसभा चुनाव होने हैं, इसके अलावा 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। इन सब को लेकर ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बैठक 2 दिवसीय होने वाली है। और इससे भी एक और मुद्दा है, वो है जो मौजूदा प्रेसिडेंट हैं जेपी नड्डा बीजेपी के, उनका कार्यकाल जो है ख़त्म हो रहा है, लिहाजा उनके कार्यकाल को बढ़ाने को लेकर भी इस बीजेपी की कार्यकारिणी में चर्चा होगी और संभवतः उसको आगे 2024 के लोकसभा चुनाव तक बढ़ा दिया जाएगा। तो इन तमाम मुद्दों पर ये बीजेपी की जो 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी है उसमें चर्चा होगी। कल जो जेपी नड्डा है बीजेपी के अध्यक्ष, उनका उद्बोधन भाषण होगा और पीएम नरेंद्र मोदी का जो समापन भाषण होगा, इससे ये बैठक खत्म होगी। तो कुल मिलाकर काफ़ी अहम बैठक बीजेपी के लिए 2 दिनों की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की होने वाली है। जी, तो ये 2 दिन की मीटिंग काफी इंपॉर्टेंट रहेगी और जैसे बताया आलोक ने कि एजेंडा जो रहेगा वो 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव की स्ट्रैटेजी को लेकर रहेगा। अब देखना वो क्या निकल कर आएगा इस मीटिंग में। लेकिन ये मीटिंग इसलिए भी इंपॉर्टेंट मानी जा रही है क्योंकि महज हफ्ते भर बाद जो पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, उनका भी कार्यकाल पूरा हो रहा है। हालांकि क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है तो माना ये भी जा रहा है कि शायद उनको एक्सटेंशन दिया जाए 2024 तक। लेकिन 2024 के लिए किसकी कितनी है तैयारी, कैसी है तैयारी, आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अग्निपथ योजना के पहले बैच के अग्निवीरों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बात की। पीएम ने कहा कि अग्निपथ योजना मील का पत्थर साबित होगी। योजना सशस्त्र बलों को मजबूत करने और भविष्य में आने वाली चुनौतियों के लिए उन्हें तैयार करने में एक गेम चेंजर साबित होगा। पीएम ने कहा कि युवा अग्निवीर सशस्त्र बलों को ज्यादा युवा और टेक सेवी बनाया जाएगा। और अब बात मार्केट अपडेट की। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार दबाव में दिखा। उतार चढ़ाव के बाद बाजार गिरावट पर बंद हुआ। सेंसेक्स 168 पॉइंट गिरकर 60,093 पर बंद हुआ तो निफ्टी 62 पॉइंट गिरकर 17,895 पर। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स गिरकर बंद हुए। मेटल, ऑटो, इंफ्रा स्टॉक्स में बिकवाली रही। वहीं सबसे ज्यादा पिटाई रियल्टी, फार्मा स्टॉक्स में दिखी। सरकारी बैंक से जुड़े स्टॉक्स में खरीदारी रही तो वहीं IT एनर्जी इंडेक्स बढ़त पर बंद हुए। और M6 पर सोना ऑल टाइम हाई पर है। सोने का भाव N6 पर पहली बार 56,500 के पार निकला है। वहीं कॉमेक्स पर सोना 9 महीने के हाईस पर पहुंच गया है। क्या है सोने का हाल, बताएंगे हमारे सहयोगी और कमोडिटी एक्सपर्ट मनीषा गुप्ता। सोने में आज दूसरे दिन लगातार हमने ऑल टाइम हाईज बनते हुए देखे हैं और 56,500 के स्तर भी आज यहां पर टूटते हुए नजर आए। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की अगर बात करें तो यहां पर भाव 8 महीने के हाईज पर हैं और हम अब भी यहां पर करीब $130 दूर हैं ऑल टाइम हाई से, जो हमने यहां पर बनते हुए देखे थे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में। अगर भारतीय बाजारों की यहाँ पर बात करें तो जनवरी के महीने में करीबन 5% के गेन सोने में देखने को मिले हैं। दिसंबर में ये 4% की तेजी थी और नवंबर के महीने में करीबन 7% की बढ़त यहां पर सोने में देखने को मिली। यानी कि पिछले 3 महीनों में अच्छी खासी बढ़त यहां पर सोने में दर्ज की जा चुकी है। बाजार मानता है कि अगर इन्फ्लेशन इसी तरह से एक चिंता रही, रिसेशन स्लोडाउन की कंसर्न्स रही, डॉलर इंडेक्स जो कि 7 महीने के लोज पर कारोबार कर रहा है, उसका भी फायदा यहां पर सोने ने उठाता हुआ नजर आया है। 25 बेसिस पॉइंट की रेट हाइक यूएस फेड की तरफ से फरवरी के पहले हफ्ते में पूरी तरह से फैक्टर इन कर दी गई है। अगर यहां पर कोई चेंजेस देखने को मिलते हैं तो आप एक नीजोक रिएक्शन यहाँ पर सोने में बनता हुआ देखेंगे। अदरवाइज माना यही जा रहा है कि सोने में यहाँ से और बढ़त देखने को मिल सकती है। ज़्यादातर ग्लोबल बैंक्स और ब्रोकरेजेस मानते हैं कि $2,000 पर यहाँ पर सोना जल्द ही जाता हुआ नजर आएगा और भारतीय बाजारों में तो 58,000 के लेवल्स बड़ी आसानी से लोग कहते हैं कि ब्रीच करते हुए नजर आएंगे। अगर लेवल्स की बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जब तक 1880 के लेवल्स नीचे में होल्ड करते हैं तब तक यहाँ पर सोना ऑन द चार्ट्स भी स्ट्रॉन्ग नजर आता है। बाजार यहाँ पर कंटिन्यूसली जो इस हफ्ते में डेटा है उनको भी वॉच करेगा। जीडीपी नंबर्स यूएस, चाइना, जापान की तरफ से आने वाले हैं और मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग्स यहाँ पर चाइना और जापान की तरफ से हैं, तो यहाँ से भी क्यूज बनते हुए नजर आएंगे। तो शिखर पर सोना और इंटरनेशनल मार्केट्स में तो प्राइसेस बढ़े ही हैं। घरेलू बाजार में हमने नए रिकॉर्ड हाईज आते हुए देखे हैं। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे बजट में क्या मिल सकता है। दरअसल बजट में इस बार हाइड्रोजन ट्रेनों का
ऐलान हो सकता है। हमें सूत्र बता रहे हैं कि इस साल के अंत तक पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलने लगेगी। इनका निर्माण मेक इन इंडिया के तहत होगा। और ज्यादा डिटेल्स के साथ दीपाली नंदा हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं। दीपाली बताइए, हाइड्रोजन ट्रेन को लेकर क्या एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं आपके पास? देखिए, इस बार के बजट में एक नई तरह की ट्रेन का अनाउंसमेंट देखने को मिल सकता है और ये ट्रेन है हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बार के बजट में हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों का ऐलान कर सकती है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि पहले से ही रेलवे बोर्ड ने अलग अलग जोन्स को इसकी मैन्युफैक्चरिंग के निर्देश भी दे दिए हैं। जानकारी ये भी मिल रही है कि मेक इन इंडिया स्कीम के तहत इन ट्रेनों का निर्माण किया जाएगा, यानी जिस भी तरह के इंसेंटिव्स मेक इन इंडिया स्कीम के तहत मिलते हैं किसी भी सरकारी या प्राइवेट कंपनियों को, वो हाइड्रोजन बेस्ड ट्रेनों की मैन्युफैक्चरिंग में भी मिलेंगे। सूत्र हमें बता रहे हैं कि इस साल दिसंबर के आखिर तक पहली ट्रेन भी चलाई जा सकती है, जो कि सोनीपत से जींद के बीच में चलाई जा सकती है। शुक्रिया दीपाली ये डिटेल्स बताने के लिए। और एक और इम्पोर्टेंट खबर बजट से जुड़ी है, वो ये कि एथेनॉल ब्लेंडिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से बजट में टैक्स पर छूट मिल सकती है। जी हां, सरकार इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम को 2025 तक जारी रख सकती है और इस स्कीम के तहत कंपनियों को एथेनॉल प्लांट के लिए सस्ती दरों पर लोन दिया जाता है। साथ ही एथेनॉल से चलने वाली गाड़ियों को ईवी की तर्ज पर टैक्स में छूट मिल सकती है। और डिटेल्स के साथ असीम अंचंदा है हमारे साथ। असीम बताइए। देखिए, सरकार इथेनॉल ब्लेंडिंग को बढ़ावा देना चाहती है ताकि क्रूड इंपोर्ट का बिल जो है उसको कम किया जा सके। तो इसके लिए सरकार इथेनॉल ब्लेंडिंग को बढ़ावा देने की तैयारी कर रही है। खासतौर पे कि सरकार ने जो टारगेट है 20% कर दिया है 2025 तक, ये पहले 2030 तक का टारगेट था। तो उसके लिए सरकार इथेनॉल प्रोडक्शन को बढ़ावा देती है। प्रोडक्शन के लिए एक इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है जिसमें कि सरकार आधे दर पर वो कर देती है। तो इस स्कीम को 2 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। साथ ही जितनी भी कंपनियां हैं जिन्होंने कर्ज लिया और अभी प्लांट अभी अपना शुरू नहीं कर पाई है, उनको 2 साल के लिए एडिशनल मोरेटोरियम मिल सकता है। तीसरा बड़ा काम, अभी जो रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है उसने एक प्रपोजल भेजा था वित्त मंत्रालय को कि जो फ्लेक्स फ्यूल्स है उनको भी टैक्स डिडक्शन मिलनी चाहिए, उनकी गाड़ियों को भी टैक्स डिडक्शन मिलनी चाहिए ईवी की तर्ज पर। तो यानी कि जो ईवी को अभी 1.5 लाख का डिडक्शन मिलता है सेक्शन 80 ईडी के तहत, तो वो फ्लेक्स फ्यूल के ऊपर भी लागू हो सकता है। यानी कि एथेनॉल से चलने वाली अगर गाड़ियां बनती हैं, कंपनियां बनाती है और उसको बेचती है, तो उनको 1.5 लाख तक का स्टैंडर्ड डिडक्शन ईवी की तर्ज पर मिल सकता है। आप देख रहे हैं आवाज समाचार। और कॉलेजियम मामले में सरकार सुप्रीम कोर्ट के बीच तकरार खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को चिट्ठी लिखकर कॉलेजियम में सरकार के 2 प्रतिनिधि की नियुक्ति करने की मांग की है। असीम मंचंदा से डिटेल लेते हैं। असीम बताइए, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को जो चिट्ठी लिखी है उसमें क्या कहा गया है, क्या डिटेल्स हैं? देखिए, कॉलेजियम मामले को लेकर के केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट लंबे समय से आमने सामने है। कुछ दिनों पहले केंद्र सरकार का इस पर नरम रुख देखने को मिला था। जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी तो केंद्र सरकार ने कहा था कि जितनी भी लंबित नियुक्तियां हैं वो उसको करने के लिए तैयार है। लेकिन अब इस पूरे मामले में एक नया मोड़ आ गया है। जो कानून मंत्री किरण रिजिजू, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को एक चिट्ठी लिखी है और कॉलेजियम के मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर को बदलने की मांग की है। उनका ये कहना है कि जो नियुक्तियां होती हैं सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम की सर्च एंड सिलेक्शन कमेटी है उसके अंदर केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व हो और साथ ही साथ जो हाईकोर्ट की नियुक्तियां होती हैं उसमें राज्यों का प्रतिनिधित्व हो। इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी, इससे जो जज है उनकी जवाबदेही तय होगी। तो कुल मिलाकर के इस मामले में एक नया मोड़ आ गया है जहां पर विरोधी पार्टियां जो है कॉलेजियम सिस्टम को डिफेंड करने में लगी हैं। तो कुल मिलाकर के दोनों के बीच केंद्र सरकार और जो सुप्रीम कोर्ट है उसके बीच कॉलेजियम को लेकर के खींचतान आगे भी लंबी हो सकती है। शुक्रिया असीम में डिटेल्स बताने के लिए। और अब बात करते हैं दावोस में चल रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। और आज से स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की सालाना बैठक शुरू हो चुकी है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आज से 20 जनवरी तक चलेगा, जिसमें 130 देशों के 2700 प्रतिनिधि शामिल लेंगे, जिनमें 50 से ज्यादा देशों के प्रमुख भी शामिल होंगे। भारत की तरफ से केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया, अश्विनी वैष्णव, स्मृति ईरानी और आर.के. सिंह शामिल होंगे। वहीं कुमार मंगलम बिरला, गौतम अदानी, एन चंद्रशेखरन और सज्जन जिंदल जैसे दिग्गज भी होंगे। और इस बार वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की थीम है खंडित दुनिया में सहयोग। सीएनबीसी आवाज भी दावोस पहुंचा है, जहां से आपके लिए हम लेकर आएंगे ढेर सारी एक्सक्लूसिव बातचीत। और दावोस में टेक महिंद्रा के एमडी सीपी गुनानी से बात की सीएनबीसी टीवी 18 की मैनेजिंग एडिटर शिरीन भान ने। सीपी गुनानी जी, मूड कैसा है, माहौल कैसा है टेक कंपनीज को लेके, टेक स्पेंडिंग को लेके, टेक डील्स को लेके? मेरा ये मानना है कि यूरोप और यूएस में
अपने आप कुछ ज़्यादा ही रिसेशन के बारे में बातचीत होती है, जबकि आप देखेंगे प्लेन, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, कहीं पे जगह नहीं है। तो एक कॉमन लेमैन की तरह सोचूं तो रिसेशन किसको बोलते? 2009 में लोग ट्रैवल नहीं कर रहे थे जब रिसेशन हुआ था। तो आई थिंक पीपल विल सून रियलाइज दैट द बेस्ट वे टू फाइट रिसेशन इज टू बाय रिमेनिंग पॉजिटिव। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगी, प्रॉब्लम्स रहेंगी, उनका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। लेकिन मेरी उम्मीद है 2022 वाज अनसर्टेनिटीज, 2023 विल बी मोर प्रैग्मेटिक, मोर रेलेवेंट अप्रोच। रफ्तार की बात करते हैं, आप कह रहे हैं कि लेट्स नॉट टॉक आवरसेल्व्स इनटू अ रिसेशन, तो टेक महिंद्रा की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? मार्जिन रिकवरी को लेके, एक्विजिशंस को लेके, ग्रोथ को लेके, किस प्रकार की आप उम्मीद कर रहे हैं यहाँ से? तो टेक महिंद्रा का जो फोकस है, नंबर 1 is definitely on sustainability and climate control, both from being a good citizen and being a service provider to the world to give technology solution where we can help companies become net zero. दूसरा जो फोकस है वो एक नया जो अवतार आया है, हमारा बहुत अच्छा कॉम्पिटेंसी था ब्लॉकचेन, वो अब मेटावर्स में ट्रांसफॉर्म हुआ है वेब 3.0 में, और हमारे काफ़ी कंज्यूमर्स एजुकेशन में, हेल्थ में, रिटेल में, इवन यहाँ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डावोस में डीलर नेटवर्क में उस मेटावर्स को अडॉप्ट किया है। और तीसरा जो है कनेक्टिविटी, 5G फोकस। चौथा आई थिंक AI का एक्सेलरेशन इज नाउ रियल, डेटा की ग्रोथ, कंजम्पशन बढ़ता रहेगा, साइबर सिक्योरिटी की नीड्स बढ़ती रहेंगी, और आगे पीछे हम लोग एक नया वर्ड भी बोलना चालू कर देंगे, क्वांटम कंप्यूटिंग। सीपी गुरनानी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आज हमसे बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग टाइम आउट फॉर अस इन डावोस। थैंक यू शिरीन, थैंक यू, धन्यवाद। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से तमाम अपडेट्स, तमाम इंटरव्यूज आप आगे भी देख सकेंगे CNBC आवाज पर। और आज नेशनल स्टार्टअप डे है। क्या है भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम का भविष्य? स्टार्टअप से आज कंज्यूमर अड्डा को, आज कंज्यूमर को क्या फायदा है, ये पूरी चर्चा आप देखिए कंज्यूमर अड्डा में आज शाम 5:57 पर। स्टार्टअप इंडिया, जीत लो दुनिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों पर अपडेट के लिए CNBC आवाज से जुड़े रहिए ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।